नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज संपूर्ण अगस्त माह का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो आज का पहला है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में झारखंड ने 11 गोल्ड समेत 18 पदक हासिल किए। ये चर्चा में क्यों है? तो देखिए 30 जुलाई 2023 को उदयपुर राजस्थान में आयोजित 33वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन 11 झारखंड ने 11 गोल्ड, 6 रजत और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 18 पदक जीते। यानी कि जो आपका स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो नेशनल चैंपियनशिप है ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका उदयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ था। और ये कितने नंबर का है? तो ये आपका 33वीं नंबर का है। इसका जो प्रमुख बिंदु है वो देख लेते हैं। इस चैंपियनशिप में शुभम कुमार साहू को जूनियर वर्ग में चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब मिला। वहीं 95 kg जूनियर वर्ग में आयुष कुमार ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इस चैंपियनशिप में स्नेहा कुमारी ने 2 स्वर्ण, सोनिया ने 2 स्वर्ण, आयुष ने 2 स्वर्ण, नील अमृत ने 2 स्वर्ण, शुभम ने 2 स्वर्ण और उस्मान ने 1 स्वर्ण जीता। वहीं हिमा ने 2 रजत, जबकि पूजा, सरस्वती, मोहम्मद उस्मान और हमीद ने 1-1 रजत हासिल किया। आरती को 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। आगे है कि वहीं झारखंड के सचिव अशोक कुमार गुप्ता को नेशनल रेफरी से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस चैंपियनशिप में देश भर के 22 राज्यों के लगभग 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह चैंपियनशिप 27 जुलाई से 30 जुलाई, कब से कब? 27 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई। अब नेक्स्ट देखते हैं झारखंड प्रतियोगी परीक्षा यानी कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023। यह चर्चा में क्यों है? तो 1 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा यानी भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 तैयार किया है, जिसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। आगे देखते हैं। यह विधेयक का उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली चोरी को रोकना। कानून बनने के बाद यह विधेयक पूरे राज्य में लागू होगा। राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, राज्य सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा निगम व निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर यह लागू होगा। इस विधेयक में परीक्षार्थियों के अलावा परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने वाली एजेंसियों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक या परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले जानकारी को सार्वजनिक करने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा परीक्षा ड्यूटी में शामिल कर्मचारियों, उनके पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों को धमकी देने और परीक्षा के संबंध में गलत सूचना प्रचारित करने व अफवाह फैलाने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दंड के संबंध में किए गए प्रावधान। तो पहला है कि दंड के संबंध में किए गए प्रावधान के अनुसार अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। साथ ही उस पर 5 लाख रुपये तक का दंड लगाया जा सकेगा। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 9 महीने की सजा होगी। दूसरा है कि परीक्षार्थी के दूसरी बार चोरी करते या कराते पकड़े जाने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये दंड लगेगा। तीसरा है कि परीक्षार्थी के खिलाफ न्यायालय में
आरोप पत्र दायर कर 2 से 5 साल तक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। तीसरा है नेक्स्ट है, परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किसी कंपनी या एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कम से कम 10 साल तथा अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। साथ ही 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक दंड लगेगा। राज्य की दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 3 साल कारावास की सजा होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कि मुनाफा देने के मामले में देवघर एयरपोर्ट देश में 7वें स्थान पर है। यह चर्चा में क्यों है? तो 1 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी मुनाफा कमाने वाले देश के शीर्ष 19 एयरपोर्टों की सूची में देवघर 7वें स्थान पर है। कितना? 7वें स्थान पर है। इसका प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। विमान सेवा शुरू होने के मात्र 1 साल बाद ही देवघर एयरपोर्ट ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। देवघर एयरपोर्ट में 1 वर्ष के दौरान 28 करोड़ का मुनाफा हुआ। मुनाफे के मामले में देवघर एयरपोर्ट ने रांची, पटना, दुर्गापुर, दरभंगा एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। विदित है कि लोकसभा के डीएमके के सांसद एसआर पार्थिबन की ओर से पूछे गए प्रश्न पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने द्वारा दिए गए जवाब में मुनाफा कमाने वाले देश के शीर्ष 19 एयरपोर्टों की सूची प्रस्तुत की गई। इस सूची में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित देवघर एयरपोर्ट 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कोलकाता, दूसरे स्थान पर चेन्नई, तीसरे स्थान पर कालीकट, चौथे स्थान पर पुणे, 5वें में गोवा और 6ठे में त्रिची, 8वें में श्रीनगर, 9वें पर जुहू और 10वें पर कोयम्बटूर एयरपोर्ट है। मुनाफा देने के मामले में रांची, पटना, दुर्गापुर और दरभंगा एयरपोर्ट का नाम दूर दूर तक नहीं है। वहीं अगरतला, हैदराबाद, देहरादून, विजयवाड़ा, दिल्ली, सफदरगंज, तिरुपति, भोपाल, वडोदरा, वाराणसी, इम्फाल में स्थापित एयरपोर्ट नुकसान में है। गौरतलब है कि 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। कब किया था? तो 22 जुलाई 2022 को। 1 वर्ष के दौरान देवघर ने कोलकाता, दिल्ली, रांची, पटना के लिए उड़ानें शुरू हो गई। 70,000 से अधिक यात्रियों ने अलग अलग जगहों के लिए देवघर से यात्रा की, जबकि देवघर में अभी नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं हो पाई है। बावजूद बड़ी संख्या में यात्रियों के आवागमन से कई एयरलाइंस कंपनियों का झुकाव अब देवघर एयरपोर्ट की ओर होने लगा है। देवघर एयरपोर्ट से आने वाले समय में मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए भी उड़ानें शुरू करने की तैयारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है। देवघर एयरपोर्ट से देवघर सहित भागलपुर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह, कोडरमा, जमुई और बांका से यात्रियों का आवागमन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, धनबाद आईआईटी आईएसएम की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को मिला 3रा स्थान। यह चर्चा में क्यों है? तो 2 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम की टीम मैचिस्यूम द्वारा तैयार इलेक्ट्रिक रेसिंग कार ने बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता PIEV 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल श्रेणी में 3रा स्थान हासिल किया है। इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
पहला है कि कार ने फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस की श्रेणी में भी बेस्ट रिपोर्ट का पुरस्कार जीता। साथ ही टीम ने मार्केटिंग और इंजीनियरिंग डिजाइन की श्रेणी में भी तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर इंडोनेशिया का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेपुलुह और दूसरे स्थान पर राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम रही। यह प्रतियोगिता जुलाई के अंतिम सप्ताह में हुई थी। परिणाम की घोषणा 29 जुलाई को की गई। गौरतलब है कि आईआईटी धनबाद की टीम मैचिस स्यूम ने अपने दूसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की। इससे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल की श्रेणी में टीम ने पहली बार 2022 में हिस्सा लिया था। टीम के वाइस कैप्टन व टीम के टेक कोऑर्डिनेटर हेरम्ब दक्षिण मूर्ति के अनुसार मैची अस्मू रेसिंग कार 2008 से बना रही है। इससे पहले कंबस्टन इंजन श्रेणी में हिस्सा लेती थी। वर्ष 2022 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल श्रेणी में हिस्सा लेना शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं अब सुब्रोतो कप फुटबॉल तीनों वर्ग में गुमला ने जीता खिताब। चर्चा में क्यों है? तो 2 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गुमला ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के तत्वावधान में आयोजित प्रमंडल स्तरीय 62वीं सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता के तीनों वर्गों का खिताब जीत लिया है। इसका प्रमुख बिंदु है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए बालक अंडर 14 वर्ग के फाइनल में संत इग्नासियुसस हाई स्कूल गुमला ने बेथनी कॉन्वेंट माल मंदिरी रांची को टाई ब्रेकर में 11-10 से हराया। मतलब बालक अंडर 14 वर्ग में संत इग्नासियुस हाई स्कूल गुमला ने बेथनी कॉन्वेंट माल मंदिरी रांची को टाई ब्रेकर में 11-10 से हराया। वहीं बालिका अंडर 17 के फाइनल में संत पीयूष उच्च विद्यालय रामपुर गुमला ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टांगर सिमडेगा को 1-0 से हराकर खिताब जीता। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग में संत इग्नासियुस हाई स्कूल गुमला ने रमेश सिंह मुंडा हाई स्कूल बुंडू पर 1-0 से जीत दर्ज की। तीनों विजेता टीमें अब 7 से 9 अगस्त तक होटवा स्थित खेलगांव में होने वाले राज्य स्तरीय 62वीं प्री सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता 23-24 में दक्षिणी छोटानागपुर का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा में 2 नए और 2 संशोधन विधेयक पारित। 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा में कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 सहित 2 नए और 2 संशोधन विधेयक पारित हो गए। प्रमुख बिंदु है कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 के प्रावधान किया गया कि अब महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम कर सकेंगी। पहले रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं करने का प्रावधान था। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार महिलाओं को समान अधिकार देना चाहती है। नए संशोधन से अब महिलाएं तीनों शिफ्ट में काम कर सकेंगी। भाजपा के वॉकआउट के बीच यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। सदन में आरोग्यम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023 और सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023 भी पारित हुए। इनके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 को भी सदन ने मंजूरी दे दी। इसमें स्टाम्प शुल्क से कल्याण कोष में जाने वाली राशि को 15 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये
करने का प्रावधान है। प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस मद में लोग स्वेच्छा से पैसा देंगे। अब नेक्स्ट है कि बोकारो में दिवंगत जगन्नाथ महतो के नाम से खुलेगा मेडिकल कॉलेज। चर्चा में क्यों है कि 7 अगस्त 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के चंद्रपुरा में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि बोकारो में डुमरी के दिवंगत विधायक एवं प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम पर जल्द ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इसका प्रमुख बिंदु है, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, आवासीय विद्यालय, आवासीय बालिका विद्यालय और ITI कॉलेज के अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर एक विद्यालय का निर्माण कराए जाने की भी घोषणा की। गौरतलब है कि इसी वर्ष प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का 6 अप्रैल को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया था। कोरोना के समय जगन्नाथ महतो भी वायरस की चपेट में आ गए थे और उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पंचायत स्तर पर दवा दुकान खुलेगी, इसके बाद गांव स्तर पर भी दुकानें खुलेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। झारखंड के 5 जिलों में शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा, ये चर्चा में क्यों है? तो 8 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड के डायल 108 आपातकालीन सेवा के तहत एम्बुलेंस की तैनाती के आदेश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 5 जिलों का चयन किया गया है। इसका प्रमुख बिंदु है, राज्य में एम्बुलेंस की तैनाती के पहले चरण में धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और रामगढ़ जिलों के 69 बेस लोकेशन पर एम्बुलेंस का ठहराव सुनिश्चित करते हुए उनके नियमित संचालन की मंजूरी दी गई है। NHM परिसर में खड़ी सभी 206 नई एम्बुलेंस को धीरे धीरे तय जगहों पर तैनात किया जा रहा है। दूसरे चरण में रांची, गिरिडीह, दुमका, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ जिलों में एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए चालकों और पैरा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती की जा रही है। विदित है कि पुरानी कंपनी मेसर्स जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड की जगह अब सिकंदराबाद की नई कंपनी GBK इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी जिम्मेवारी संभालेगी। नेक्स्ट है, पुरानी कंपनी जिकित्जा को 18 अगस्त की रात 12 बजे तक संबंधित कंपनी को हैंडओवर करने को कहा गया है। ज्ञातव्य है कि झारखंड में 14 नवंबर 2017 से निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा चलाई जा रही है। MOU के तहत 14 नवंबर 2022 को कंपनी का सरकार के साथ एग्रीमेंट समाप्त हो गया था। एम्बुलेंस सर्विस का लाभ घायलों, सामान्य मरीजों व प्रसूताओं को इमरजेंसी सेवा के तहत मिलेगा। राज्य में कहाँ कितनी एम्बुलेंस शुरू होंगी? तो धनबाद में आपका 27 होगा, हजारीबाग में 19 होगा, रामगढ़ में 10 होगा, लोहरदगा में 6 होगा और खूंटी में 6 होगा। मतलब सबसे ज्यादा जो एम्बुलेंस सेवा अभी स्टार्ट होगा वो कहाँ होगा? तो धनबाद में होगा, वो 27 होगा। आगे देखते हैं, संबंधित जिलों में किसी हादसे में घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाना हो, परिवार में किसी बीमार व्यक्ति या बुजुर्गों को घर से स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए अस्पताल ले जाना हो, या फिर गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए लोगों को 108 नंबर पर कॉल करने पर केस के अनुसार तुरंत सेवा उपलब्ध होगी। सभी एम्बुलेंस की सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही है। ये सुविधाएं होंगी
51 वेंटिलेटर सपोर्टेड एडवांस लाइफ सपोर्ट, 131 ऑक्सीजन युक्त बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड 24 चाइल्ड केयर सपोर्टेड नियोनेटल लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल गतका प्रतियोगिता में पलामू के खिलाड़ियों ने जीते 11 मेडल। ये चर्चा में क्यों हैं? तो 4 अगस्त से 6 अगस्त 2023 तक असम के गुवाहाटी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में नेशनल गतका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के पलामू जिले के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक अपने नाम करते हुए जिले का नाम रोशन किया। इसका प्रमुख बिंदु देखते हैं। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड से कुल 110 गतका खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इनमें सबसे कम पलामू से और सबसे अधिक धनबाद से खिलाड़ियों ने भाग लिया। धनबाद से 72 तो पलामू से 13 खिलाड़ी झारखंड टीम का हिस्सा बने। वहीं बोकारो से 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पलामू की अनामिका मेहता ने अंडर 11 आयु वर्ग में खेलते हुए सिंगल शॉटी इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर स्वर्णिम शुरुआत की, जो टीम इवेंट में भी बरकरार रही। अनामिका ने झारखंड को कुल 2 स्वर्ण पदक दिलाए। साथ ही काजल कुमारी ने भी अंडर 17 में फेरी शॉटी इवेंट खेलते हुए झारखंड के लिए गोल्ड जीता। इनके अलावा ऋतिक राज तिवारी ने अंडर 11 खेलते हुए फेरी शॉटी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अग्रिया प्रियदर्शनी ने भी टीम फेरी शॉटी में गोल्ड मेडल जीता। ऋषु राज दांगी, शुभम सिंह, आर्यन पांडे ने अंडर 11 में टीम फेरी शॉटी में सिल्वर मेडल जीता। तो वहीं सात्विक पांडे ने अंडर 17 में सिंगल डेमो करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही रोशन कुमार ने भी अंडर 25 में टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पलामू गतका एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित बर्मन ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 37वीं नेशनल गेम के लिए किया जाएगा। विदित है कि गतका खेल देश के पारंपरिक खेलों में से एक है। फिलहाल यह नए नियम और स्वरूप के साथ देश में खेली जाने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिता का हिस्सा बन रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वन भूमि के गैर वन संबंधी इस्तेमाल में झारखंड 6ठे स्थान पर है। यह चर्चा में क्यों है? तो 9 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वन भूमि का गैर वन संबंधी कार्यों में उपयोग करने वाले शीर्ष 6 राज्यों में झारखंड 6ठे स्थान पर है। इसका प्रमुख बिंदु है कि विदित है कि पूरे देश में 15 वर्षों से में करीब 3 लाख हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग गैर वन कार्यों यानी फॉरेस्ट डाइवर्ट के लिए किया गया है। इसमें करीब 5% वन झारखंड की है। वहीं करीब झारखंड में मौजूद कुल वन क्षेत्र के हिसाब से बीते 15 वर्षों में करीब 16,000 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग गैर वन कार्यों के लिए किया गया। भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे अधिक वन भूमि डाइवर्ट करने वाले राज्य में सबसे ऊपर पंजाब है। यहाँ करीब 61,318 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग गैर वन कार्यों के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर है। झारखंड में 2008-9 से 2012-13 तक
राज्य में सबसे अधिक वन भूमि का डाइवर्ट किया गया। इस दौरान करीब 9,444 हेक्टेयर वन भूमि डाइवर्ट की गई। बाद में शासन काल में वन भूमि डाइवर्ट करने की गति धीमी रही। 2018-19 में करीब 1,448 हेक्टेयर वन भूमि डाइवर्ट की गई। अन्य वर्षों में 100 से लेकर 400 हेक्टेयर तक वन भूमि डाइवर्ट की गई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में करीब 23,661 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। अति सघन वन क्षेत्र करीब 2 वर्ग किलोमीटर, सघन वन क्षेत्र 2 वर्ग किलोमीटर के आसपास बढ़ा है। करीब 110 वर्ग किलोमीटर अन्य वन क्षेत्र बढ़ा है। यहाँ कुल भौगोलिक स्थिति का करीब 29% भाग में वन भूमि है। हर साल यहाँ वन भूमि बढ़ रही है। झारखंड के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी लाल रत्नाकर सिंह ने बताया कि झारखंड खनिज के मामले में संपन्न राज्य है। ज़्यादातर खनिज वन भूमि में होता है। इसके खनन के लिए वन भूमि का डाइवर्जन जरूरी है। यह विकास की जरूरत है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जितनी वन भूमि डाइवर्ट हो रही है उससे अधिक पौधे लगाए जाएं। सघन वन को बचाया जाए। जहां भी खनन का काम हो रहा है उसको वन लगाकर विकसित किया जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड वेफेलो डेवलपमेंट रांची और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के बीच हुआ समझौता। यह चर्चा में क्यों है? तो 10 अगस्त 2023 को झारखंड की राजधानी रांची के नेपाल हाउस स्थित कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कृषि मंत्री कौन है? तो बादल पत्रलेख की मौजूदगी में पशु चिकित्सा की बेहतरी के लिए झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड वेफेलो डेवलपमेंट रांची और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के बीच समझौता हुआ। इसका प्रमुख बिंदु है कि इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता राज्य की जनता के साथ साथ यहाँ के पशुओं के लिए भी है। इसी के तहत पहले गो मुक्तिधाम, फिर रेस्क्यू व्हीकल का कार्य किया गया। इसी क्रम में पशु चिकित्सा की बेहतरी के लिए राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में मोबाइल वेटरनरी का संचालन करने की तैयारी की जा रही है। समझौते के प्रमुख बिंदु, तो पहला है कि राज्य में जल्द शुरू होगी मोबाइल वेटरनरी। नेक्स्ट दूसरा है पशु चिकित्सा के लिए सरकार संवेदनशील। तीसरा है प्रखंड स्तर पर ग्रामीणों के पशुओं के लिए 236 एम्बुलेंस रहेंगे तैनात। तीसरा है मोबाइल वेटरनरी के लिए जल्द जारी होगा हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट है कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्य के लिए EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज का चयन किया गया है। यह एजेंसी देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह का कार्य करती आ रही है। इनके सहयोग से राज्य सरकार राज्य के पशुधन की सेहत की बेहतरी के लिए कार्य कर सकेगी। विभाग द्वारा आधुनिक सुविधाओं से लैस 236 एम्बुलेंस खरीदे जा रहे हैं जो ग्रामीणों के पालतू पशुओं की चिकित्सा संबंधी समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध होंगे। मोबाइल वेटरनरी के लिए सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन जारी करेगी। EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज द्वारा इस योजना के तहत पशु चिकित्सक, पैरावेट ड्राइवर सहित आधुनिक सुविधाओं से लैस 236 एम्बुलेंस कार्यरत रहेंगे। इससे राज्य के किसानों और उनके पशुओं को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही पशु शल्य चिकित्सक, पैरावेट ड्राइवर
की नियुक्ति से रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर कृषि एवं पशु पालन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने बताया कि EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के साथ एम्बुलेंस एक्सटेंशन सर्विस के लिए MOU किया गया है। इसके द्वारा पशु चिकित्सा किसानों के घर तक घर पर पहुंचकर की जाएगी। साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। उस पर कॉल आने के आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस किसानों के घरों पर जाकर पशुओं का इलाज करेगी। इस कार्य के लिए सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर बने होंगे। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में एक एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री ने की अबुआ आवास योजना की घोषणा। ये चर्चा में क्यों है? तो 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान के राजकीय समारोह में राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए एक नई योजना अबुआ आवास योजना की घोषणा की। इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत अगले 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत गरीबों, वंचितों, मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और दलित को 3 कमरे के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए राज्य के 80 मंडलों में मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रावधान में छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि 35 लाख लाभार्थियों को विभिन्न मदों में पेंशन दी जाएगी और जुलाई 2023 तक पेंशन देने पर 1,400 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 13 लाख छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी गई, जिस पर 724 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि 2.50 लाख छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां दी गई, जिस पर 315 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सरकार छात्रों के आधुनिक बहुमंजिला छात्रावास भी बना रही है, जो आधुनिक पुस्तकालयों से सुसज्जित होंगे। किसानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लाभ के लिए 88 योजनाएं चला रही है, जिसमें बिरसा सिंचाई कूप योजना भी शामिल है। इसके तहत 15 नवंबर 2024 तक 1 लाख कुएं खोदे जाएंगे। मतलब 15 नवंबर 2024 तक कितने कुएं खोदे जाएंगे? तो 1 लाख कुएं खोदे जाएंगे। इसके अलावा सोन कन्हर पाइपलाइन योजना पर भी काम चल रहा है और गढ़वा और दुमका जिलों में भी पानी और सिंचाई के मुद्दों के समाधान के लिए मसालिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना, कौन सा? मसालिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 61 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के 44 पुलिसकर्मियों को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक व सेवा पदक। ये चर्चा में क्यों है? तो 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मोरहाबादी में आयोजित समारोह में राज्य के 44 पुलिस अधिकारी व कर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक व सेवा पदक प्रदान किया। प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? तो इन 44 पुलिस अधिकारियों को वीरता, विशिष्ट सेवा, सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया।
ये सभी पदक पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते थे, जिनका अब वितरण किया गया है। जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है, तो वर्ष 2021 के लिए मनीष चंद्र लाल यानी एसडीपीओ गुमला, सुरेश राम इंस्पेक्टर एस एसीबी, रोहित कुमार रजक कांस्टेबल हजारीबाग, हीरालाल ठाकुर कांस्टेबल हजारीबाग, अनिरुद्ध कुमार ओझा कांस्टेबल हजारीबाग, यशवंत महतो कांस्टेबल हजारीबाग शामिल है। मतलब ये 2021 के लिए। 2022 के लिए ऋषभ कुमार झा वर्तमान में एसपी रेल जमशेदपुर, तत्कालीन एसडीपीओ तोरपा और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट अनुराग राज, तत्कालीन एसएसपी अभियान खुट्टी शामिल है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पारसनाथ ओझा एटीएस रांची और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक वर्ष 2021 के लिए साकेत कुमार सिंह, तत्कालीन आईजी अभियान झारखंड पुलिस, वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, कैलाश प्रसाद कांस्टेबल आईआरबी 5 गुमला, चालक कांस्टेबल सत्येंद्र नाथ एसटीएफ रांची और कांस्टेबल रामजन प्रसाद जेएपीटीसी पदमा शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके अलावा हवलदार तिल प्रसाद जायसी जैप 1 रांची, एएसआई मनोज कुमार दास बोकारो, एएसआई सुनील कुमार राय लातेहार, हवलदार नंदजी यादव एसटीएफ रांची, डीएसपी संचामन तमांग विशेष शाखा, इंस्पेक्टर इम्तियाज अहसन एसीबी रांची शामिल है। अब नेक्स्ट है, टूरिस्ट कॉरिडोर से जुड़ेंगे गेतल सूद डैम और जोन्हा फॉल। ये चर्चा में क्यों है? तो 20 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रांची में गेतल सूद डैम क्षेत्र को पतरातू की तरह विकसित करने की कार्य योजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। सरकार ने गेतल सूद डैम, हुंडरू फॉल, जोन्हा फॉल को टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ने की योजना बना रही है। प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो इन पर्यटन स्थलों को सरकार ने राजकीय महत्व का दर्जा दिया है। गेतल सूद डैम क्षेत्र में रिसोर्ट, नाव शेड, नाव लैंडिंग की सुविधा, कैंपिंग ग्राउंड, कारवां पार्क, हॉलीडे केबिन, होटल, हाउस बोट, मरीना मोटल, खेल का मैदान, जलपान कक्ष, दुकान का निर्माण किया जाएगा। जेटीडीसी के अधीन इसकी देखरेख की जाएगी। जोन्हा, हुंडरू फॉल व गेतल सूद डैम को विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार प्लानिंग कर रही है। इस पर 5 साल में करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। योजना के तहत यहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग को सुदृढ़ किया जाएगा। सिल्ली विधायक सुदेश ने बताया कि कॉरिडोर निर्माण से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही क्षेत्र का भी विकास होगा। पर्यटन विभाग जोन्हा, हुंडरू और दसम फॉल में रोपवे लगाने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने राइट्स के साथ एमयू किया है। इन स्थानों पर रोपवे के तकनीकी व परिवर्तनीय पहलुओं का सटीक मूल्यांकन कराने का निर्णय हुआ है। इसके लिए परियोजना में व्यवहार्यता अध्ययन को सुनिश्चित किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, दुमका के जरमुंडी में जल्द खुलेगा प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल। अब पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? तो आपका
कोडरमा तिलैया में है। चर्चा में क्यों है कि 21 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार दुमका के जरमुंडी में जल्द ही राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल खुलेगा। इसके लिए सरकार ने जमीन पहले ही चिन्हित कर दी है। प्रमुख बिंदु है कि दुमका जिले के अपर समाहर्ता राजीव कुमार ने बताया कि सैनिक स्कूल के लिए जरमुंडी प्रखंड के विशुनपुर में 50 एकड़ जमीन को चयनित किया गया है। जल्द ही केंद्रीय टीम इसको लेकर जरमुंडी प्रखंड के विशुनपुर मौजा का दौरा कर सकती है। विदित है कि दुमका के जरमुंडी में खुलने वाला यह सैनिक स्कूल राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल होगा। झारखंड में तिलैया में एक सैनिक स्कूल पहले से है। सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होता है और पूर्णतः आवासीय होता है। CBSE पाठ्यक्रम में यहाँ पढ़ाई होती है। देश के अधिकांश राज्यों में सैनिक स्कूल हैं। देश भर में अभी कुल 33 सैनिक स्कूल संचालित है। बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां 2-2 सैनिक स्कूल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल है। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 3 है। सैनिक स्कूल मूल रूप से देश की रक्षा सेवाओं में योग्य अधिकारी तैयार करने के ध्येय से स्थापित किए जाते हैं। यह स्कूल राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी और भारतीय नौसेना एकेडमी में अधिकारी वर्ग के पद के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। सेना में अनुशासन और दक्षता बहुत आवश्यक होती है। इसके लिए ऐसे बच्चों को तैयार करना होता है जो बचपन से ही अनुशासित और तेज तर्रार हों। इसके लिए कम आयु से ही बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना होता है। यह देश के सामान्य स्कूलों में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वहां पर अच्छी आधारभूत संरचना और योग्य प्रशिक्षक नहीं होते जो सेना की आवश्यकताओं के अनुसार छोटे बच्चों को योग्य सैनिक अधिकारी बनने के लिए तैयार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है कि DSPMU में बनेगा झारखंड राज्य का पहला सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट एंड रिसर्च। चर्चा में क्यों है? तो 21 अगस्त 2023 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कुलपति तपन कुमार सांडिल्य ने सांडिल से मिली जानकारी के अनुसार DSPMU यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर के लिए जल्द ही DSPMU प्रबंधन सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। इसका प्रमुख बिंदु है कि यह झारखंड में पहला रिसर्च सेंटर होगा जिसमें वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं से युक्त लैब स्थापित की जाएंगी। कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल ने कहा कि रिसर्च के लिए सरकार के सहयोग से सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ छात्रों, फैकल्टी को वैश्विक स्तर की सुविधाएं दी जाएगी। नेचुरल साइंस एंड लाइफ साइंस के लिए अत्याधुनिक बिल्डिंग का निर्माण होगा। बिल्डिंग का आकार G+4 हो। कैसा होगा? तो G+4 होगा। G+4 बिल्डिंग का कुल क्षेत्र 1.30 स्क्वायर फीट होगा। मैसूर यूनिवर्सिटी में बने रिसर्च सेंटर की तर्ज पर DSPMU में रिसर्च सेंटर तैयार होगा। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर एंड रिसर्च का हर फ्लोर 26,000 स्क्वायर फीट का होगा। तो जो ये मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सेंटर बनेगा वो किसकी तर्ज पर बनेगा? तो मैसूर यूनिवर्सिटी के तर्ज पर बनेगा। बिल्डिंग का निर्माण का प्रस्ताव बनाने से पहले देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के रिसर्च सेंटरों के बारे में जानकारी ली गई थी ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को वैश्विक डिमांड के अनुसार फैसिलिटी दी जा सके। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल एंड रिसर्च की बिल्डिंग 20 लैब स्थापित किए जाएंगे। 10 लैब नेचुरल साइंस से संबंधित विषयों के छात्रों व रिसर्च स्कॉलरों के लिए होगी। वहीं 10 लैब लाइफ साइंस से संबंधित विषयों के छात्रों व रिसर्च स्कॉलरों के लिए होंगी। हर फैकल्टी और विभागाध्यक्ष के लिए
विशेष सुविधाओं वाला कमरा होगा। प्रत्येक HOD के लिए एक कक्ष, संबंधित विषय के शिक्षकों के लिए फैकल्टी कक्ष होगा। इसके अलावा प्रत्येक विभाग में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग शौचालय होंगे। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर एंड रिसर्च बिल्डिंग में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। इस ऑडिटोरियम में एक साथ 10,000 स्टूडेंट फैकल्टी एक साथ बैठ सकेंगे। इसके अलावा लिफ्ट, आधुनिक कॉरिडोर और रिकॉर्ड की भी सुविधा होगी। अब नेक्स्ट है, देश में पहली बार वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड को मिली मेजबानी। चर्चा में क्यों है? तो 22 अगस्त 2023 को झारखंड एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इसका प्रमुख बिंदु है कि हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी के तौर पर पहचाना बना चुकी झारखंड की राजधानी रांची एशियन वीमेन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रही है। यह मैच देश में पहली बार हो रहे हैं। तो आपका वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो है वो देश में पहली बार होने जा रहा है। राज्य के खेल मंत्री हफीज अल हसन और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ने लोगो अनावरण के साथ तारीखों की घोषणा भी की है। इस टूर्नामेंट में कुल 21 मैच खेले जाएंगे। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में प्रत्येक दिन 3 मैच का आयोजन किया जाएगा। सभी मैच रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत समेत एशिया के 6 टॉप टीमें शामिल हो रही है। इसके अलावा चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हैं। झारखंड सरकार की ओर से इस मैच के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान झारखंड की असुंता लकड़ा ने इस आयोजन को हॉकी के लिए माइलस्टोन बताया। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड सरकार ने PVTG छात्रों को दी बड़ी सौगात। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG स्टूडेंट्स के लिए बड़ी पहल करते हुए रांची में डॉक्टर राम दयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध अनुसंधान संस्थान में PVTG छात्रों के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग का उद्घाटन किया। इसका प्रमुख बिंदु देखते हैं, तो यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है जहां PVTG के उत्थान के लिए योजना शुरू की गई है। राज्य में असुर, मालपरिया या सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, कोरबा, बिरहोर और सबर सहित 8 जनजातियों के 400 से अधिक छात्रों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन किया था। मुफ्त कोचिंग के लिए 156 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कुल 32 जनजातियों में से झारखंड की 8 जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि PVTG में सूचीबद्ध है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG विलुप्त होने की ओर बढ़ रही है। ऐसे में उनकी रक्षा करने और रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रयान 3 मेकॉन के 50 इंजीनियर्स की टीम ने इसरो के लिए डिजाइन किया था लॉन्चिंग पैड। ये चर्चा में क्यों है? तो 23 अगस्त 2023 को भारत के लिए मिशन चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर हो चुकी है। इसमें झारखंड की राजधानी रांची का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें 2 संस्थानों मेकॉन और HEC ने लॉन्चिंग पैड को डिजाइन किया है। इसका प्रमुख बिंदु देखते हैं,
यह तीसरा मौका था जब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने चंद्रयान का प्रक्षेपण किया है। चंद्रयान 3 के कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण भी HEC में हुआ। इसरो के लिए सबसे बड़े लॉन्चिंग पैड GSLV को मैकॉन ने तैयार किया। इसके उपकरण रांची और टाटा में भी बने। मैकॉन ने इसके कॉन्सेप्ट से लेकर कमीशनिंग तक का काम किया। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे मैकॉन के इंजीनियर निशित कुमार ने बताया कि वर्ष 1999 में मैकॉन को इसरो के लिए रॉकेट प्रक्षेपण हेतु लॉन्चिंग पैड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। यह पहला मौका था जब भारत में रॉकेट को लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण हुआ। इसके पहले भारत के पास रॉकेट के प्रक्षेपण के लॉन्चिंग पैड बनाने का कोई अनुभव नहीं था। मैकॉन के पास पुराना कोई रेफरेंस भी नहीं था। इसरो ने अपनी ज़रूरतें बताई और मैकॉन के SR मजूमदार के नेतृत्व में मैकॉन के 50 इंजीनियर्स की कोर टीम ने काम शुरू किया और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। मैकॉन ने झारखंड की 2 कंपनियों के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों की कंपनियों से भी उपकरण बनवाए। कुछ चीजें विदेशों से भी मंगाई गई। मैकॉन के इंजीनियर्स ने बताया कि देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा ने जमशेदपुर की इकाइयों में कुछ उपकरणों का निर्माण किया था। रांची की HEC ने भी कई उपकरणों का निर्माण किया और असेंबलिंग का भी काम किया। चेन्नई की कंपनी KTV, मुंबई की कंपनी गोदरेज के अलावा भी कई कंपनियों ने लॉन्चिंग पैड के लिए उपकरण बनाए। कुछ इक्विपमेंट रूस और यूरोप से भी मंगवाए गए थे। विदित है कि रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC, जिसे मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है, ने GSLV के लिए हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर, फोल्डिंग कम वर्टिकल रिपोजिशनेबल प्लेटफॉर्म, मोबाइल लॉन्चिंग पेडस्टल और 10 टन का हैमरहेड टावर क्रेन बनाया। 10 टन का हैमरहेड टावर क्रेन रॉकेट के बैलेंस को बनाए रखता है। इसरो अपने सभी रॉकेट का प्रक्षेपण इसी मोबाइल लॉन्चिंग पेडस्टल से करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना के लिए MU चर्चा में क्यों है? तो 24 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य के जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना के लिए उद्योग विभाग और TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच 354.28 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित MU किया जाएगा। इसका प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। ईंधन से जुड़े उद्योग की प्रस्तावित क्षमता 4000 प्लस हाइड्रोजन IC इंजन, फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन व 10,000 प्लस बैटरी सिस्टम है। विदित है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 जुलाई को मेसर्स टाटा मोटर्स व मेसर्स कमिंग इंक USA के संयुक्त उपक्रम TGESPL द्वारा जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्टेशन इंजन, फ्लाइट एग्नोस्टिक इंजन, एडवांस केमिस्ट्री बैटरी, H2 फ्यूल सेल व H2 फ्यूल डिलीवरी सिस्टम निर्माण इकाई की स्थापना के लिए TGESPL व राज्य सरकार के उद्योग विभाग के बीच MU स्वीकृत की है। किसके बीच? तो TGESPL और राज्य सरकार के बीच। इस कार्य में हाइड्रोजन इंजन बनाने की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन की क्षमता अन्य
ईंधनों की अपेक्षा अधिक होती है। इन ईंधन में सस्ता व हल्का होने के अलावा हाइड्रोजन ईंधन का एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होता है। जमशेदपुर में बनने वाला हाइड्रोजन ईंधन के प्लांट से पूरे देश को लाभ होगा। नेक्स्ट है झारखंड गौरव सम्मान। चर्चा में क्यों है? तो 26 अगस्त 2023 को झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व लोकप्रिय समाचार पत्र प्रभात खबर ने प्रदेश का मान बढ़ाने वाले 26 लोगों को राष्ट्र झारखंड गौरव सम्मान से नवाजा। कितने पत्रकारों को? मतलब 26 लोगों को झारखंड गौरव सम्मान से नवाजा। इसका प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इन्हें सम्मानित किया। झारखंड गौरव सम्मान से प्रतिष्ठित व्यक्ति तो पर्यावरणविद जगदीश महतो ट्री मैन के उपनाम से प्रसिद्ध। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड स्थित हिसिम निवासी वन आंदोलनकारी जगदीश महतो ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी झारखंड के लगभग 450 वनों का संरक्षण और संवर्धन किया है। तो कौन? तो पर्यावरणविद जगदीश महतो, जिसको ट्री मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। दूसरा है लेखक कवि नीलोत्पल मृणाल। दुमका के नोनीहाट के रहने वाले नीलोत्पल को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेखक, कवि, गायक, सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट। उनकी किताबों डार्क हाउस, अघौड़ और यार जादूगर बेस्ट सेलर में शुमार है। कौन कौन सा? तो डार्क हाउस, अघौड़ और यार जादूगर। कौन सा? यार जादूगर। नेक्स्ट देखते हैं निरंजन प्रसाद सिंह यानी बाबू। राजनीति में सुचिता की मिसाल रहे निरंजन बाबू 1967 में पहली बार जनसंघ पार्टी से चंपारण विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उस वक्त उनकी उम्र 29 वर्ष थी। 1972 में दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से बरही विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। फिर 1980 और 1985 में विधायक बने। नेक्स्ट है इम्तियाज हुसैन। इम्तियाज अहमद धनबाद ही नहीं बल्कि झारखंड के क्रिकेट के बड़े कोच हैं। वे 12 वर्षों तक झारखंड क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे। टिस्को से VRS लेकर उन्होंने 1999 से बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। उनके शिष्यों में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर शहबाज नदीम, रणजी खिलाड़ी CM झा, सत्यप्रकाश, आमिर हाशमी, राहुल प्रसाद व कुंजन शरण शामिल हैं। नेक्स्ट है गुरु सुशांत महापात्र। गुरु सुशांत महापात्र सरायकेला छऊ के मुखौटा कलाकार हैं। उनकी पहचान देश विदेश में अच्छे छऊ मुखौटा कलाकारों के रूप में है। 1925 में सुशांत महापात्र के बड़े पिताजी प्रसन्न कुमार महापात्र ने सरायकेला शैली छऊ के लिए पहला आधुनिक मुखौटा तैयार किया। सुशांत महापात्र ने 8 वर्ष की उम्र में ही अपने बड़े पिताजी यानी गुरु प्रसन्न महापात्र से मुखौटा बनाने का गुर सीखा। इसके बाद इस मुखौटे का प्रचलन बढ़ने लगा और अब यही मुखौटा सरायकेला शैली छऊ नृत्य की पहचान बन गया है। नेक्स्ट है मोहम्मद खालिद। पिछले 20 वर्षों से सभी धर्म के अज्ञात लावारिस शवों का अंतिम संस्कार अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज से करते हैं। कोरोना के समय रांची और हजारीबाग में शवों का अंतिम संस्कार बड़े पैमाने पर किया। रांची के रिम्स मुर्दाघर में पड़े लावारिस शवों का वर्ष 2010 से 2016 के बीच अंतिम संस्कार किया। पालतू कुत्तों की मौत के बाद उन्हें दफनाने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से शहर में घूमने वाले असहाय व विक्षिप्त लोगों के बीच रोटी बांट रहे हैं। मोटरसाइकिल में 2 डब्बा में खाना रखते हैं और बांटते चलते हैं। नेक्स्ट है असुंता टोप्पो। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की असुंता टोप्पो निःशक्त है। आर्थिक तंगी के बीच 1000 रुपये विकलांग पेंशन एवं बड़ी
बहन की मदद से असुंता ने पीजी तक की पढ़ाई की। असुंता ने आर्थिक तंगी में भी पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अभी हाल ही में मलेशिया में भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है कौशल किशोर जायसवाल। पलामू के डाली गांव के रहने वाले कौशल किशोर जायसवाल पिछले 56 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत वह निःशुल्क पौधा वितरित करते हैं। अब तक वह 50 लाख से अधिक पौधे बांट चुके हैं। जायसवाल निजी खर्च पर विश्व का पहला पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का निर्माण अपने गांव में करा रहे हैं। देश विदेश में अब तक 50 से अधिक अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट है आदित्य रंजन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी आदित्य रंजन मूल रूप से बोकारो के हैं। कोडरमा में उपायुक्त के रूप में पदस्थापना के दौरान स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। रेल नाम की एक परियोजना शुरू की। इस कारण 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा में कोडरमा जिला हर परीक्षा में राज्य में अव्वल रहा। कोडरमा जिले में इनके द्वारा शुरू किए गए रेल मॉडल को राज्य सरकार ने सभी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है फादर अजीत खेस। फादर अजीत खेस रोमन कैथोलिक चर्च की सोसाइटी ऑफ जीसस रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल सुपीरियर हैं। इससे पूर्व संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा के प्रिंसिपल थे। सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा रांची में संत जेवियर्स स्कूल, XRSS, XIPT, संत जेवियर्स कॉलेज, संत जॉन स्कूल, प्रभात तारा स्कूल धुरुआ सहित कई शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर विकास कुमार। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के सेवा दे रहे विकास कुमार युवा डॉक्टरों के लिए मिसाल हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और हमेशा गरीब मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं मेडिकल के क्षेत्र में हो रही नई नई गतिविधियों से भी लोगों को अवगत कराते हैं। नेक्स्ट है रिया तिर्की। रांची की रिया तिर्की जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया के टॉप फाइनलिस्ट में जगह बनाने वाली देश की पहली आदिवासी मॉडल है। प्रतियोगिता में उन्हें फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से नवाजा गया था। इसके बाद से रिया लगातार आदिवासी बहुल इलाके की युवतियों जो ग्लैमर वर्ल्ड को अपना सपना मानती है को प्रशिक्षण दे रही है। अतुल गेरा। स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में अतुल योगदान के लिए अतुल गेरा प्रदेश में एक बड़ा नाम है। लाइफ सेवर्स के संस्थापक अतुल रक्तदान शिविर लगाते हैं तथा युवाओं को इससे जोड़ते हैं। नेक्स्ट है मोनिका मुंडू। प्लेबैक सिंगर और अभिनेत्री मोनिका मुंडू ने देश भर की 12 भाषाओं में गाना गाया है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में भी इन्होंने काम किया। झारखंड कर छैला इनकी पहली फिल्म है। नेक्स्ट है विनीता सोरेन। सरायकेला की विनीता सोरेन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली आदिवासी महिला है। कौन? तो विनीता सोरेन जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली आदिवासी महिला है। इन्होंने थार रेगिस्तान अभियान के तहत गुजरात के भुज से पंजाब के बाघा बॉर्डर तक करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा की। नेक्स्ट है सुखदेव उरांव। कांके के पार चट्टू निवासी सुखदेव उरांव खेती में नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सरोजनी लकड़ा। सिपाही से IPS तक का सफर तय करने वाली सरोजनी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र लातेहार के गारू प्रखंड से है। जर्मनी से ओलंपिक स्टडी में MA की डिग्री हासिल की। खेल की बदौलत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करते हुए 1991 में उन्हें इंस्पेक्टर बना दिया गया। वर्ष 2008 में DSP बनी और 2023 में IPS बनकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट है निशांत कुमार। रांची के बूटी मोड़ में निशांत कुमार ने स्टार्टअप किंग फिशरीज
का वर्ष 2018 में शुरुआत की। वर्तमान में एक्वाकल्चर एशिया का पहला सबसे बड़ा कॉमर्शियल एक्वा फार्म बन चुका है। निशांत ने मत्स्य पालन की 5 पद्धतियां विकसित की। इनमें पॉन्ड कल्चर, RFF, पेन कल्चर, बायोफ्लॉक, RAS और जलाशय पद्धति शामिल है। रणेंद्र कुमार, इतिहास साहित्यकार रणेंद्र कुमार डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रेमचंद स्मृति सम्मान, प्रथम बिमला देवी सम्मान समेत कई अन्य सम्मान मिल चुके हैं। नेक्स्ट है विजय पाठक। इंद्रपुरी रांची के विजय पाठक ने सामाजिक सरोकार की दिशा में पहल करते हुए रोटी बैंक की स्थापना की। तो रोटी बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजय पाठक के द्वारा। आयुष बथवाल और अनिरुद्ध शर्मा। रांची के आयुष बथवाल और अनिरुद्ध शर्मा ने कोरोना के बाद थर्ड वेव काफी नाम से चेन शुरू किया। आज देश भर में 100 से अधिक प्रतिष्ठान खुल चुके हैं। नेक्स्ट है आदर्श मानपुरिया। रांची के युवा आदर्श मानपुरिया होटल चैन फेब होटल्स के संस्थापक हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने उनको एशिया में 30 वर्ष से कम आयु के 30 सबसे सफल स्टार्टअप उद्यमियों की सूची में जगह दी है। नेक्स्ट है फदम चंद जैन। अपर बाजार के हार्डवेयर व्यवसायी 79 वर्षीय पदम चंद जैन गरीबों की अंत्येष्टि का खर्च वहन करते हैं। नेक्स्ट है एमेल्डा एक्का। पुलिसकर्मी एमेल्डा एक्का ने 400 मीटर रिले में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। 2023 में इन्हें IPS के पद पर पदोन्नत किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि झारखंड के सभी प्रखंडों में लगेगा स्वास्थ्य मेला। चर्चा में क्यों है? तो 28 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी 263 प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। इसका आयोजन 14 से 18 सितंबर तक उस क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था रोग प्रकार को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसका प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य नोडल पदाधिकारी ने बताया कि मेले में खासकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसके लिए हर प्रखंड के लिए 1 लाख की राशि मंजूर की गई है। इस दौरान डॉक्टर्स के साथ ही प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ लोगों का हेल्थ चेकअप कर उनका इलाज करेंगे। मेले में आयुष के तहत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी से जुड़े उपचार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मेले में सामान्य चिकित्सा, बाल स्वास्थ्य, कंगारू मदर केयर, टीकाकरण, परिवार नियोजन, ENT जांच, धूम्रपान के सेवन का बुरा प्रभाव, कैंसर नियंत्रण, TB, मलेरिया की जांच वह जानकारी दी जाएगी। साथ ही कई बीमारियों की जांच वह मौखिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी। मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड सहित डिजिटल स्वास्थ्य ID का निर्माण किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के स्वास्थ्य गतिविधियों की जांच, उपचार और मुफ्त दवा का वितरण शामिल है। इसमें मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अलावा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है मुखिया, मतलब उत्कृष्ट मुखिया को सम्मानित करेगा झारखंड राज्य खाद्य आयोग। चर्चा में क्यों है? तो 29 अगस्त 2023 को झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी कि
आयोग के स्थापना दिवस यानी कि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन और निगरानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। उसका प्रमुख बिंदु है कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि राज्य के सभी मुखिया को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से ही राज्य के सभी जिलों के मुखिया को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सभी जिलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेन डेथ की घोषणा करने वाला झारखंड का पहला अस्पताल बना रिम्स। चर्चा में क्यों है? तो 29 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार रिम्स यानी कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान राज्य का पहला अस्पताल बन गया है जो ब्रेन डेथ की घोषणा कर सकेगा। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी कि SOTTO की ओर से ब्रेन डेथ घोषणा के लिए प्रस्तावित मेडिकल विशेषज्ञों की टीम ने गठन के अनुमोदन प्राप्त हो गया है। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। विदित है कि केंद्रीय अधिनियम मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम THOTA 1994 की धारा 3 की उप धारा 6 के अंतर्गत मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा ब्रेन डेथ घोषित किए जाने का प्रावधान है। ब्रेन डेथ घोषणा के बाद संभावित अंगदाता की पहचान हो पाएगी, जिससे अंगदान के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्रेन डेथ के मरीज के मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, इसके बावजूद भी कृत्रिम तरीके से वेंटिलेटर के जरिए उसके हृदय, किडनी, लीवर आदि अंगों को जीवित रखा जा सकता है। हालांकि ये अंग तभी तक जीवित रह सकते हैं जब तक व्यक्ति वेंटिलेटर में रहता है। नेक्स्ट है झारखंड में साहित्य, संगीत, नाट्य और ललित कला एकेडमी का होगा गठन। नियमावली का प्रारूप तैयार। ये चर्चा में क्यों है? तो 31 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत झारखंड सांस्कृतिक कार्य निदेशालय ने झारखंड में साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के गठन के लिए प्रस्ताव सह नियमावली का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसका प्रमुख बिंदु देखते हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य गठन के 22 वर्षों बाद झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य संगीत नाट्य अकादमी और झारखंड राज्य ललित कला अकादमी का गठन करने का निर्णय लिया है। इसकी जिम्मेदारी पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को सौंपी गई। विभाग के अंतर्गत झारखंड सांस्कृतिक कार्य निदेशालय ने तीनों अकादमी के गठन के लिए प्रस्ताव सह नियमावली का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हालांकि कैबिनेट से इसकी स्वीकृति लेने से पूर्व राज्य सरकार ने अकादमी के गठन प्रस्ताव में प्रबुद्ध कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों, रंग कर्मियों आदि से सुझाव, विचार आदि मांगे हैं, ताकि इसके गठन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाए। इसके लिए सांस्कृतिक कार्य निदेशालय ने 11 सितंबर 2023 का समय निर्धारित किया है। संतोषजनक सुझाव विचार आने पर इसे प्रस्ताव नियमावली में शामिल किया जाएगा, वह इसमें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सुझाव या विचार देने वाले निदेशालय की वेबसाइट www.jharkhandculture.com से तैयार प्रस्ताव सह प्रारूप नियमावली डाउनलोड करते हुए अपना सुझाव या विचार हाथों हाथ निबंधित डाक कुरियर से MDI भवन धुरुआ स्थित निदेशालय कार्यालय में जमा कर सकते हैं, या फिर निदेशालय के ईमेल dir@jharkhandcultural@gmail.com पर भेज सकते हैं। विदित है कि अलग राज्य गठन के बाद से ही
झारखंड में साहित्य सहित संगीत, नाटक तथा ललित कला अकादमी के गठन की मांग विभिन्न संगठनों के माध्यम से होती रही है। साहित्य अकादमी के गठन के लिए स्थापना संघर्ष तदर्थ समिति का गठन किया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिरोमणि महतो सहित विधायक विनोद सिंह, कलाकार वासु बिहारी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर तीनों अकादमी के गठन की मांग की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदस्यों को आश्वासन दिया था कि शीघ्र इस दिशा में कार्रवाई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।